किसी पेशेंट से जब हम पहली बार जब मिलते हैं या पेशेंट जब कंसल्टेशन में आता है तो शुरू में ही उससे कभी ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बड़ी बातें आप सच के उससे बोलने लग जाएं। ये उसके किसी फायदे की बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि उस पेशेंट को सुना जाता है, उसकी स्थिति को देखा जाता है। जब सही से पेशेंट को सुन लिया जाता है तो उसकी बातों से ही उसके जीवन की एक समझ मिलती है, उसकी लाइफ जो हिस्ट्री रहती है उसकी एक टोटलिटी में समझ निकल के आती है। फिर उसी के आधार पे उसको कुछ समझाना होता है, कुछ बताना होता है उसकी बीमारी के बारे में, जो होम्योपैथी में केस टेकिंग का पार्ट है। फिर एक मेडिसिन टोटलिटी पे निकलती है जो उसकी बीमारी को ट्रांसफॉर्म करती है। तो पेशेंट को समझने का पहला जो कार्यक्रम होता है वो पेशेंट की बातों से ही हमें समझना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर हनीमैन कई बार वार्न करते हैं कि कोई पेशेंट पहुंचे तो पहले से आप उसका जजमेंट न तैयार कर लें कि ऐसे मरीज को हमने देखा था या ऐसे होगा इसका केस, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सिचुएशंस अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहीं से ऐसी शुरुआत नहीं कर दी। जब अर्जुन कहता है कि आप लेके चलो मेरे रथ को, आप बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग हैं। तो इतने से ही कृष्ण ऑब्जर्व कर ले गए कि यहाँ पे इसका क्या अर्थ होता है। सारी चीजें तो दिख रही हैं जिससे लड़ाइयां हुई। हालांकि महाभारत बताया गया कि एक बाहर की घटना थी, कुरुक्षेत्र था जिसमें लड़ा गया था, लेकिन एक जीवन ही महाभारत है। पर डे इस इंसान अपने बुराइयों से, अपने दुर्योधन से लड़ रहा है, अपने धृतराष्ट्र से लड़ रहा है। जीवन का क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। इसमें हमारी जो चेतना है लगातार हमको कहीं न कहीं एक डायरेक्शन दे रही है कि ये दिशा गलत है, ये दिशा अच्छी है। तो इसीलिए पहला चैप्टर जो गीता का था वो विषाद योग था, कि अर्जुन विषाद को उपलब्ध हो गया, अर्जुन सिख हो गया। तो जीवन की यहाँ एक दृष्टि ऐसी हो सकती है कि जैसे तीन पार्ट हमारी चेतना के होते हैं कि एक जागा हुआ थोड़ा सा पार्ट है चेतन मन, दूसरा पार्ट जो है अर्ध चेतन है जो समाज से आया, रूल रेगुलेशन, नियम, परंपराएं। तीसरी अवस्था अचेतन की अवस्था है, अनकॉन्शियस माइंड, सबसे बड़ा और सबसे विशाल। तो एक छोटा सा दीपक जो हमारे पास है बाहर चेतना का, जो थोड़ा सा जागा हुआ, उसको ले करके अगर हम संसार में उतरते हैं, मटेरियल जीवन में, वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए एक लैब चाहिए होती है जिसमें बाहर एक आपको ऐसा जीवन मिलता है जो आज विज्ञान ने दिया। सबको इस बात की समझ है कि विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया, सारी टेक्नोलॉजी, लाइफ को कितना इजी किया उसने, बाहरी लाइफ को, फिजिकल लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया साइंस। लेकिन अगर उसी बाहरी साइंस से पूरे जीवन को समझने की कोशिश की जाए तो ये बड़ा टफ मामला है। ये तो ऐसे ही होगा कि एक बहुत बड़ा सा कमरा है, आप उसमें छोटा सा सुराख करके पूरे कमरे को आप देखना चाहते हैं,
लेकिन जीवन का दूसरा पहलू ये है कि जब उसी चेतना के छोटे से दिए से आप अपने सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी आपकी साइकोलॉजी की अवस्था है, जो विषाद को लेके जा रही है आपको, उसमें जब आप उतरते हैं धीरे धीरे, तो सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। उसका प्रयोग अंदर होता है, मन ही उसका क्षेत्र है। मन ही निकलेगा मन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसीलिए बोला गया है कि मन ही आपको विषाद में लेके जाता है और मन ही आपको जो है आनंद की तरफ, चेतना की तरफ, सच की तरफ लेके चला जाता है। तो कहने का आशय यह है कि आर्गनान में, होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन जैसे पहले अफोरिज्म की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने मिशन बताया कि डॉक्टर का मिशन क्या होना चाहिए। सिख को इतने डीपली एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो सिख भी एक विषाद की कंडीशन है। पूरी दुनिया को कॉमन रूप से देख लीजिए तो एक विषाद की अवस्था में चल रहा मामला। एक इंडिविजुअल स्तर पर देखेंगे तो जीवन में लोगों के वही चल रहा है, लेकिन वो विषाद इंसान को दिख नहीं रहा। मौत क्या छीनने आती? मौत कभी सच को नहीं छीन सकती। मौत का सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपने जीवन में निरर्थक चीजें कमाई, वो सब मौत ने छीन लिया। और जहां जीवन में सच का आगमन हो जाता है, फिर वहां पे कोई मौत नहीं होती। वहां पे चेतना से निकला प्रकाश, वहां आपके जीवन के आचरण से, आपके द्वारा किए गए कार्यों से, आपके जीवन से जो मैसेज समाज को जाता है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जिसकी इतनी जल्दी डेथ नहीं हो सकती। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वही सच है जिसको मौत न छीन पाए। जो जिस जिसके सानिध्य में आकर बहुत लंबे समय तक उससे लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म होता रहे। तो गीता के पहले चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को ऑब्जर्व कर लिए कि ये बंदा तो सिक हो गया है, ये तो बंदा विषादग्रस्त हो गया है। तो कुछ प्रयोग करवा करके अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सेम होम्योपैथी में जब डॉक्टर हनीमैन का जन्म हुआ, तो कोई भी जब महापुरुष दुनिया में जन्म लेता है, बोला गया कि गीता में ही बोला गया कि जब जब होए धर्म की हानि, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब दुनिया में विषाद भय होता है, जब जब दुनिया में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जहां जीवन की वैल्यू एकदम घटने लग जाती है, हर जगह निगेटिविटी, हर जगह बीमारियां, तो प्रकृति किसी न किसी चेतना को इस पृथ्वी पे लेके आती है, जो उस सिनारियो को चेंज करने का प्रयास करता है। डॉक्टर हनीमैन के जमाने तक इतना ज्यादा मटेरियल दवाओं का प्रचलन था कि उससे उन्होंने देखा लोगों की जिंदगी जाते हुए। इमोशंस इंसान के लिए बुरी बात नहीं होता, बिना इमोशंस के इंसान सिर्फ मशीन है। इस इमोशंस के जरिए ही
हालांकि मौत को देखने वाले तो सब हैं इस दुनिया में, मौत तो अक्सर दिखाई दे रही है, मौत तो हर जगह है। लेकिन डॉक्टर के सामने कुछ ज्यादा ही मौतें घटती हैं, और ज्यादा मौतें घटने का आशय ये कतई नहीं होता कि डॉक्टर के सामने अगर इतनी मौतें घट रही हैं तो होता क्या है कि उन सब चीजों से थोड़ा सा वो इंडिफरेंस हो जाता है ध्यान से। मैं इंडिफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उन मौतों अगर अगर इतनी मौतों के बीच में एक डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर अपनी जिंदगी में नहीं जाग पा रहा है, जीवन की रियलिटी नहीं पहचान पा रहा, बीमारियों का रूट नहीं जान पा रहा, तो समझ लीजिए वो मौत को भुला के ही जी रहा है, पेशेंटों को देख रहा है। क्योंकि रियली में अगर मौत दिख गई सच में, तो मौत का कारण भी दिखने लगेगा। अगर मौत का रियल कारण दिखा, क्योंकि जो आप होते हो वही बाहर देखते हो। बाहर की दुनिया में अगर आप रियल कारण देख लिए कि मौत का रियल कारण क्या है, तो आपके जीवन की भी वो सच दिख जाएगा। मेरी लाइफ कैसी, मैं कैसे जी रहा हूँ। तो चेतना के उस छोटे से दिए से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये छोटी सी बात दिख सकती है। हाँ, कोई बैक्टीरिया है जो आपको बीमार कर दिया, कोई वायरस आपको बीमार कर दिया, कोई फंजाई है आपको बीमार कर दिया। लेकिन ये सब बातें बहुत छोटी, लेकिन उसी चेतना के प्रकाश से डॉक्टर हनीमैन ने या जितने भी लोग इस दुनिया में सच को जाने, उस प्रकाश को जीवन के अंदर प्रयोग किए कि मैं स्वयं के अंदर झांक के देखूंगा। ये जो मेरे अंदर की ये बुराई है, ये आ कहां से रही? ये मेरे अंदर जो इतनी मक्कारे आ रहे हैं, इसका रूट क्या है? और बाई रूट, बिना किसी को जाने, आप उसके जीवन को ना तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना तो मेडिसिन से उसके जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। इसलिए पहले अफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने पूरा सिख को एक्सप्लेन करने के बाद, मिशन को एक्सप्लेन करने के बाद, दूसरे अफोरिज्म में बोल रहे हैं कि अगर रियल में आप किसी को क्योर करना चाहते हैं, ऊपर क्योर शब्द आया है, तो क्योर कैसा होना चाहिए? जब पेशेंट ठीक हो रहा है, तो वो जो ठीक हो रहा है वो कैसे ठीक होगा? कैसे आपको पता चलेगा कि रियली में क्योर सच की तरफ है या नहीं, या हमें भ्रम है कि पेशेंट ठीक हो रहा है? जैसे श्री कृष्ण पहले विषाद को बताते हैं कि तुम विषाद को उपलब्ध हो गए हो, हे अर्जुन तुम मोह ग्रसित हो गए। जब अर्जुन की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसके हाथ पांव शिथिल हो गए, कहते हैं कि जैसे एक राजहंस कोई बहुत कीचड़ में फंस जाए, ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है। और हर व्यक्ति की अवस्था लगभग लगभग एक जीवन में कभी न कभी ऐसी हो जाती है। तो अर्जुन इसको ऑब्जर्व करके ये भी बोल सकते थे, अगर एक एलोपैथिक माइंडसेट, एक अगर बाहरी दुनिया में सिर्फ मटेरियल की समझ कृष्ण की होती, तो वो बोल सकते थे कि अच्छा शॉक्ड लग रहा है, कि एक एलोपैथिक टर्म में कहते हैं ना, शॉक लग रहा है, इसको ले जाके एडमिट करा दो।
ग्लूकोज चढ़वा दो, पसीने पसीने हो रहा था। लेकिन वही कृष्ण उसके मन की सारी मक्कारियां देख रहे, मुस्कुरा के कहते हैं कि अर्जुन तुम मोह ग्रसित हो गए, तुम क्षत्रिय हो, तुमने इतने युद्ध लड़े हैं, कभी तुम मोह ग्रसित नहीं हुए, क्योंकि तुम जब लड़ के आते थे ना, तुम अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को आगे अपने परिवार के सामने दिखाते थे, देखो इतने राजाओं के सिर लेके आए। और जो तुम्हारा अहंकार पोषित होता था ना, अब वो तुम्हारा अहंकार यहाँ पे जो है अब पोषित नहीं होगा, क्योंकि तुम जब अपनों को ही मार दोगे तो किसको कल दिखाने जाओगे कि देखो मैं जीत के आया। ये तुम्हारे मोह के पीछे तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा स्वाभिमान, ये तुम्हारी शिथिलता का कारण है। बहुत बड़े साइको एनालिसिस कर सकते हैं, एक सच का जानने वाला साइको एनालिसिस होता है, वो आपकी जो सारी बीमारियां बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसका रूट उस साइकोलॉजी में देख लेता है। तो अगले क्षण उसे फिर क्या करते हैं कि देखो अर्जुन तुम इनको मार रहे हो, ये नहीं मरेंगे, एक्चुअली तुम बाहरी शरीर को मार रहे हो, आत्मा नहीं मरती है। ये जो इतनी बुरी स्थितियां तुमने देखी, कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, फिर भी लोग उस बुराई को लेकर के ढोते रहे, अपने आप को अच्छा बोलते रहे, उन सबको एक दूसरा तुम मौका देने जा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है कि तुम इन्हें मार रहे हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि बस इनको मुक्त किया जा रहा है। एक दृष्टि ये भी देखने की होगी कि श्री कृष्ण ने कितना पाप कर दिया इतने लोगों को मरवा के। तो सोच है अपनी अपनी। इस जीवन में कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, बस हमें अपनी दृष्टियों का परिवर्तन चाहिए। क्रोध बुरा नहीं है, उसकी अच्छाइयों को पाएंगे तो उसमें करुणा बैठी हुई है। ये जो रॉ मटेरियल नेचर के द्वारा मिला हुआ है, उसको होश में देखेंगे तो वही आपके लिए डिवाइन चीज हो जाएगा, वही आपके लिए हीरा चीज हो जाएगा। तो अर्थात विषाद को पहले देखिए अर्जुन के अंदर, इसने सिख को देखा, अब उसे इजी वे में समझा रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो ऐसे सेकंड अफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, वो जो क्योर की सबसे बड़ी परिभाषा है कि क्योर कहते किसे हैं, क्योर होता कैसे है, उसको बता रहे हैं। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। कैसा होगा? जो हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है कि कई बार समझा चुका हूं, पहले अफोरिज्म में हाई एंड ओनली मिशन शब्द यूज किया गया था। एक विगरस शब्द है, एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी के जोड़ से निकले हुए शब्द हैं। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, हालांकि डॉक्टर हनीमैन आइडियल शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हनीमैन आइडियल नहीं थे,
आइडियल इस दुनिया में कोई चीज होती नहीं, सिर्फ आइडियल कही जाती है, एक मजबूरी हो गई कहने की। जब जीवन धार्मिक हो जाता है तो जितना हो सकता है अपने आइडियलिटी पे उतर आता है, लेकिन आइडियल सेट करके उस पर जीना एक बीमारी बन जाता है। आगे के एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने एक्सप्लेन किया, तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। कैसा होगा? रैपिड होगा। पेशेंट सफरिंग में है, रियली में आपने उसकी केस टेकिंग अगर करी है, रियली में आपने अगर उसकी मेडिसिन सही निकाल ली है, तो उसका जो क्योर होगा वो रैपिड होगा। ऐसा नहीं कि आज वो करा रहा है आप कहोगे नहीं, होम्योपैथी दवाई बड़ी स्लो होती है, 10 से 15 दिन अभी लगेगा इसकी कराना, ऐसे चलते रहे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि केस अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, कोई पेन का मैटर हो या कुछ भी ऐसा जहाँ पे एलोपैथी के द्वारा बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया हो, होम्योपैथिक मेडिसिन जाने के बाद 2-1 दिन सफरिंग हो सकती है, लेकिन क्योर बहुत रैपिड होता है। इस दुनिया में इस प्रकृति से बड़ा रैपिड कुछ है नहीं। प्रकृति के साथ हो जाना ही सबसे ज्यादा रैपिडनेस है। क्योंकि सिक की बात चलेगी तो क्योर की बात चलेगी, बुराइयों की बात चलेगी तो अच्छाइयों की बात चलेगी। जो जीवन जीवन के दो पहलू हैं, वो पक्ष की बात चलेगी तो विपक्ष की बात चलेगी, लेकिन इन दोनों को साथ में ऑब्जर्व करने वाला एक निष्पक्ष है जो चीजों को देख रहा है। पक्ष विपक्ष की भाषा में, क्योर और सिक की भाषा में ही सारी बातें लिखी जाएंगी, सच थोड़ी लिखा जाएगा। ये तो जो इन शब्दों को पढ़ेगा उसमें अपने सत्य को डालेगा, अपने भाव को, अपने सत्य को उतारेगा, अपने सांख्य दर्शन को, अपने इंट्यूशन को, अपने कर्मों को उन शब्दों में डाल के वो बताएगा, समझाएगा कि चीजें ऐसी हैं। तो रैपिड, अब इवन सोच लीजिएगा अगर आप इस टोटलिटी पे ट्रीटमेंट आपका नहीं हो रहा, कोई पेशेंट आपने देखा उसको लोकली केवल बाहरी कारण देख करके आपने उसे दवाई दे दी, जैसा कि एलोपैथी में होता है या कोई भी होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, जब वो टोटलिटी नहीं मिला के केवल लोकल हिट कर रहा, केवल जहाँ पे आपके फॉलोअप में उसके माइंड का जो मेन जो सिक करने वाला जो पॉइंट है अगर वो रिस्टोर नहीं हुआ, तो जाहिर बात है कि उसकी बीमारी फिजिकल लेवल पर कॉम्प्लेक्स 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 होते चले जाते हैं। तो जहाँ पे अननेचुरल मेडिसिन में लगातार एक के बाद एक बीमारी आपको लगी रहती है, पेशेंट को लगी रहती है, इसलिए ऑब्जर्वेशन में यही आया है कि जब भी आप किसी क्रॉनिक बीमारी के लिए किसी अननेचुरल सिस्टम में आप जाते हैं तो उसमें लगातार आपकी बीमारी एक के बाद एक बड़ी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपने टोटलिटी को कंसीडर नहीं किया, माइंड बॉडी को एक साथ देखने की कला आपके अंदर नहीं थी। तो इसलिए जब माइंड न चेंज करके आप अननेचुरल दवाओं से पेशेंट को हिट करते हैं तो लगातार उस हिटिंग के रिएक्शन में बॉडी लगातार एक अपने एक सुपरफिशियल आर्गन से लेकर के डीप आर्गन तक
आपकी बॉडी को डैमेज करती हुई चली जाती है। और ये प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जितने लोग लगातार अननेचुरल मेडिसिन खा रहे हैं उनकी लाइफ का भी आप देखेंगे, जब डिजीज की हिस्ट्री आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले बीमारी कहाँ थी, अब बीमारी कहाँ चली गई। कितना लंबा प्रोसीजर हो गया बताइए। दवाई वो भी खा रहा पेशेंट, अननेचुरल दवाई खा रहा। डॉक्टर की इतनी बड़ी समझ नहीं है जो इस टाइप की दवाई खिला रहा। कितना लंबा प्रोसीजर हो गया। लेकिन वहां भी एक टर्म जुड़ गया कि अच्छा पेशेंट ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? स्किन ठीक हो गई, लीवर डैमेज हो रहा, लंग्स डैमेज हो रहा, लंग्स ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट ठीक हो गया, किडनी जा रही, किडनी अच्छे की तरफ है, ब्रेन ट्यूमर आ रहा। ये जो ठीक होने का छोटा सा थोड़े समय का जो भ्रम है, इसको ठीक होना नहीं करते। अगर आप नेचुरल सिस्टम में मेडिसिन लेने जाएंगे जहां आपकी टोटलिटी कंसीडर की जाएगी, तो वहां पे अगर आप 1 साल भी अपनी बीमारी के लिए जुट गए किसी डॉक्टर के पास, तो उस डॉक्टर के सानिध्य में आके वो जो आपकी बीमारियों के बारे में आपकी केस टेकिंग से आपके जीवन को झांक के जो उसने ऑब्जर्व किया, तो आपको मेडिसिन दी, उससे यदि आपकी समझ धीरे धीरे बेहतर हुई और होम्योपैथी दवाई ने सही असर किया, तो बहुत लंबे समय तक परमानेंटली आप हील हो जाए। ऐसा क्यों होता है? इस जीवन में हर चीज डिवाइन ही है, इस जीवन में हर चीज स्पिरिचुअल ही है। बस थोड़ा सा हम जीवन को भूल गए, भ्रम में जिए जा रहे हैं कि कल खुशियां आ जाएंगी। डॉक्टर वही दिखा देता है कि कहाँ आप गलत जी रहे हो, कहाँ आपकी साइकोलॉजी गलत है। उन सिम्टमों से पता चलता है किस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या रूट होगा इसका। तो जहां नेचुरल सिस्टम में जुड़ करके 1 साल 2 साल 3 साल इवन अगर आप ट्रीटमेंट अपना करा रहे हैं और जीवन आपका बदलता चला जा रहा है, तो ये रैपिड हुआ। या एक ऐसे सिस्टम में आप लगे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट हो रहा है और लगातार एक के बाद एक बड़ी बीमारी आती चली जा रही है। अब ये बात समझ में आ रही होगी कि रैपिड क्यों हुई होम्योपैथी। एक कुदरत रैपिड ही है। इस कुदरत के साथ अगर आप कहते हैं हिंदू धर्म में 7 जन्म मिले, अर्थात अगर एक एक बॉडी आप एक एक जन्म में लेके जाते हो सही दिशा में, तो 7 जन्म जाते जाते आपको जीवन की सबसे बड़ी समझ मिल जाएगी कि जिया कैसे जाता है, के लिए आप इस ब्रह्मांड में इस अस्तित्व में आए। लेकिन कहीं अगर आपने इसमें जल्दबाजी कर दी, तो 7 क्या अगर 86 या 100 और जन्म हो जाए तब भी आप भटकते रह जाए। तो जल्दबाजी इतना नुकसानदेह हमारे लिए। एक कहानी बहुत सिंपल सी लगती है ना, कभी किसी जमाने में हम पढ़ते थे कि कछुआ और खरगोश की चाल, कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो जल्दबाजी में अननेचुरल चीजों में जीवन ऐसे ही खतरे में पड़ा रह जाता है, लेकिन हमें भ्रम होता है कि हम ठीक हो रहे हैं। मोस्टली पेशेंट, मोस्टली लोग यहीं पे फंसे हुए। तो आइडियल क्योर रैपिड होता है, इससे रैपिड और कुछ नहीं। 2 साल भी अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया और लाइफ लॉन्ग आपको एक समझ आ गई जीवन जीने की, दवाई से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आप अपनी लाइफ जो आपको मिली
परमानेंट क्योर हो गया, आप अपना लाइफ चेंज, बीमार नहीं होंगे दोबारा। रैपिड जेंटल, कहते हैं बहुत जेंटल मैन। एक सहज होगा बहुत। कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो एक पेशेंट देख करके आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। कॉम्प्लेक्स इस दुनिया में सिर्फ ईगो है, और कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। सत्य बहुत सरल होता है, बहुत सहज होता है। सत्य से सरल इस दुनिया में कुछ नहीं। अगर दृष्टि आ गई जीवन देखने की तो, और जीवन की दृष्टि नहीं है, अहंकार की दृष्टि है, तो सत्य सबसे ज्यादा कठिन लगेगा। तो बता, टफ काम, बहुत टफ काम, ये मैं नहीं समझ सकता। जेंटल होगा, काइंडनेस बोला जाता है, बहुत सरल। तो जीवन देखने की जो सार्वभौमिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, टोटलिटी का दृष्टिकोण है, सत्य का दृष्टिकोण है, वो सरल है, जेंटल है। और जो जीवन देखने की दृष्टि अहंकार की है, टुकड़ों में देखने की है, किडनी अलग है, हार्ट अलग है, लीवर अलग है, वो मामला कॉम्प्लेक्स होगा, वो मामला टफ होगा, वो मामला कठिन हो जाएगा। जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। परमानेंट, वरना कोई आशा नहीं। अगर एक पेशेंट आपको बार बार आपके पास आ रहा है, डॉक्टर साहब हमारे बीमारी फिर आ गई, फिर आ गई, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर की दृष्टि अच्छी है, वो हर चीज देख ले रहा है, वो जहां से बीमार है पेशेंट उसे भी समझ ले रहा है, सब कुछ मेडिसिन भी राइट है, मेडिसिन उसे पूरा वर्क करके उसे ठीक भी कर रही है, फिर वापस आ रहा है। इसका अर्थ है कहीं न कहीं चीजें अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही। एक्चुअल में सबसे बड़ा काम जो होना होता है वो पेशेंट साइड से ही होना होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में कुछ न कुछ किया है। बोला है कि सबसे बड़ी जो दवाई है समझदारी इंसान की। लेकिन ये दवाएं भी एक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपको करते हैं, आपके अंदर चली जाएगा, कोई काउंसलिंग ना हो, कोई आपकी केस टेकिंग ना हो, तब भी अपना वर्क करके आपको ठीक करते हैं। लेकिन एक समझ अगर डेवलप आपकी हो जाए कि अच्छा ये वजह ही थी जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा था। एक डॉक्टर, एक कुशल जो डॉक्टर होता है, उसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन पावर, उसकी सबसे बड़ी जो परसिवरेंस होती है, उस पेशेंट की ओरिजिनल साइकोलॉजी, उसकी पेशेंट की बीमारी को समझ के जब उसके लिए कुछ बोला जाता है तो ये बात उसकी चेतना तक चुभती है कि अच्छा ये वजह ही थी जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा था। यहीं से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर दवाई सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी के पार्ट, एनर्जी का पार्ट बहुत विशाल है। होम्योपैथिक दवाई बोला जाता है कि ये एनर्जी है, लेकिन ये भी मटेरियल, सूक्ष्मतम मटेरियल का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट, उसके बाद और कुछ भी मटेरियल नहीं बचेगा। कनेक्टिंग लिंक है स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म के बीच का, नैनो मेडिसिन। तो परमानेंट सब कुछ सही रहा तो
तो पेशेंट परमानेंटली ठीक होके जाएगा। लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं देखा जा रहा। बहुत रेयरली पेशेंट होते हैं जिनकी चेतना, जिनके जीवन की समझ उस लेवल की है। फिर वहां पे दिख जाता हूँ, उससे मिलके डॉक्टर को भी बड़ी खुशी होती है कि देखिए मेरा पेशेंट एक ही बार में इसने सारी बातें समझ ली और ठीक हो गया आसानी से। लेकिन क्योंकि आज दुनिया के सिनारियो बहुत ही गड़बड़ स्थिति में, अर्थात इंसान का ईगो इस लेवल पे है कि अभी थोड़ा सा टफ हो रहा हूँ। दवाएं अब भी अपना वर्क कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जो क्योर डॉक्टर हनीमैन जिस चीज की बात कर रहे हैं, हालांकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सच को उपलब्ध होगा, अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सच को जानेगा, तो कभी भी एक छोटी सी बीमारी दूर करके कोई बड़ी खुशी नहीं मिल जाती है कि चलो इसका कैंसर दूर हो गया, या कोई ऐसी कोई पैथोलॉजी थी, कोई ट्यूमर थी, कोई समस्या थी ऐसी थी जिससे पेशेंट सफर कर रहा था, कि वो दूर हो गया तो बड़ी खुशी मिल जाती। डॉक्टर की खुशी सिर्फ इस बात में है कि जब किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति की या जिसको जीवन की समझ हो, उसकी खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि ये पेशेंट उस पॉइंट को समझ जाए जहां से बीमार पड़ा, और बहुत इजी है समझना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम समझ रहे हैं, हमारे पास आके पेशेंट वो ऊर्जा महसूस भी करता है, लेकिन हमसे दूर जाके फिर उसी दुनिया में फंसता है जहाँ पे लोग फंसे हुए, मोस्टली लोग फंसे हुए। इसीलिए कभी कभी प्रवचन में सुनने को मिलता है कि धर्मों में बात कही गई है कि जब स्थिति बुरी हो गई, साइंस भी इस बात को वो स्वीकार करता है कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। हिंदू धर्म में बोला जाता है कलयुग आया हुआ है, हर चीज पलट गई, ईगो चरम पे है, इंसान भागम भाग मची हुई है। तो ऐसी स्थितियों में बोला गया है कि काउंसलिंग, गीता, प्रवचन, शास्त्र, ये सबसे बड़ी सहायता होगी पेशेंट के लिए। अभी आज भी तमाम न्यूज चैनलों में ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं। अच्छा देखिए, कुछ पेशेंटों पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा कि 20 पेशेंट को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया और 20 पेशेंट का और ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट वहां पे दिखे जहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया। ये सब क्या है? आज की सिनारियों में बहुत जरूरी है। कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं बोली जाती कि जो पेशेंट न समझ पाए। डॉक्टर का अर्थ ये नहीं होता कि वो बहुत सारा ज्ञान लेके बैठा हुआ है और उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान और किसी को नहीं है। बहुत सामान्य है किसी बीमारी के रूट को ऑब्जर्व करना। एक पेशेंट आए थे तो उनको बोन में पीछे बैक साइड में प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम की वजह से उनको ऑपरेशन बोला गया, पीछे लंबर रीजन में वर्टेब्रे में दिक्कत आई थी। जैसा कि एमआरआई होता है तो डिस्क हार्निएशन, बल्जिंग, तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। तो उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बेड पे ऐसे एक अगर करवट ले लिए तो उसे उससे अगर जरा सा भी टर्न कर रहे हैं तो जैसे लगता है जान निकल जाएगी, इतना पेन। उसी एक सिचुएशन में पड़े रहते थे बेल्ट लगा के, किसी तरह से बॉडी इधर उधर हिलती थी। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनको ऑब्जर्व करके जब मैं उनके लिए बस एक पॉइंट बोला उनके लिए कि पूरी पर्सनालिटी को देख के मुझे आपको बस इतना बोलना है कि आप अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं
उस ड्यूटी में बड़ी हार्डनेस है, बड़ी रिजिडिटी है, इतना फर्मनेस मत दिखाई। इतना ईगो में, इतना अकड़ के, इतना सम्मान के लिए, रुतबे के लिए, क्योंकि ये सब चीज अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस सम्मान की डिमांड आपकी होती है। और जब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं जहाँ रिजिडिटी बहुत हो जाती है और बहुत ज्यादा नीड इंसान को एहसास होती है कि देखो यहाँ से मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, और बहुत ज्यादा एक लोड, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, तो कहीं न कहीं बैक प्रभावित होने लगता है। कहते हैं ना, जिम्मेदारी में कमर टूट गई। तो ये पॉइंट जब उनके लिए बोला तो उनकी वाइफ बगल में सुन रही थी, वो मुस्कुराने लगी कि डॉक्टर साहब यही बात तो इनको मैं इतना दिन से बोल रही हूँ कि आप जो ड्यूटी करते हैं इतने गुस्से में क्यों करते हैं, थोड़ा सा कूल रहिए ना। तो जो हमने ऑब्जर्व किया, उनकी वाइफ वो डॉक्टर तो नहीं थी, सेम चीज वो भी ऑब्जर्व कर रही। एक दूसरा पेशेंट जिसको HLA-B27 पॉजिटिव आया, पीजीआई में ट्रीटमेंट चल रहा था, जब वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो होम्योपैथी में जब आया, तो वो पेशेंट जब आता था, मेडिसिन चली, ठीक हुआ, बहुत हद तक सुधार हो गया, जो स्थिति बुरी थी, पूरी रिजिडिटी, ऐसे करके कभी आता था ऐसे, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब उठा नहीं जाता मॉर्निंग, पूरी स्टिफनेस है। मेडिसिन से क्योर हुआ, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा कि जो हमने उसकी काउंसलिंग करी, कहाँ से उसकी बीमारी आई, पूरा ऑब्जर्व हमने किया, उसके लिए बोला ये चीज कि बच्चे, तुम्हारी उम्र 28 ईयर्स, अगर इस 28 ईयर्स में तुम 3-4 सालों से यही देख रहा हो कि जहां तक सुनने को मिलता है कि तुम हमेशा लेटे रहोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, कुछ करोगे नहीं, ये जवानी की उम्र तुम्हारी, युवा अवस्था तुम्हारी, इसमें तुम जो सो रहे हो ना, लेटे पड़े हो ना, यही तुम्हारी बीमारी। वो अपने आप को गिल्ट में लेके चला गया था, शायद इस दुनिया में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। अपने आप को क्वेश्चन आके मुझे बोल दिया जाता, कहीं जॉब में करने जाता हूँ तो वहां लोग मुझे बोल देते हैं, गिल्ट एहसास होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने आप पे तरस आती कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ये बात हमने ऑब्जर्व करी, यही एक पॉइंट उसके लिए बोला कि बेटा इस उम्र में तुम्हें कुछ करना है, इसमें तुम सो रहे हो। पेशेंट आया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बात कराइए। उनकी मम्मी कहते हैं डॉक्टर साहब इसको समझा दीजिए एक बार कि हमेशा सोया रहेगा। कैसे ठीक हो गए? तो जो हमने ऑब्जर्व किया वही बात उनकी मम्मी ने भी ऑब्जर्व। जीवन का सच कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल, तार्किक, आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति हो जाए तो ही जीवन को समझ पाए। जीवन को समझना अति आसान, सब वही ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि राइट मेडिसिन लग जाती है, पेशेंट को एक समझदारी आ जाती है तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बहुत बुरी स्थिति पहले, अब तो काफी अच्छी दिशा आ चुकी है। बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी पहले,
उस पेशेंट की पूरी लाइफ चेंज हो रही। तो कहने का आशय इतना है कि बहुत कुछ ऐसा सोचने का विषय नहीं होता। क्या है कि एलोपैथिक सिस्टम में या जहाँ पे केवल साइंस, जहाँ जीवन को सिर्फ मशीन मान लिया गया है, वहां पे इतनी चीजें उलझा दी गई हैं। आए दिन कॉन्फ्रेंस होगा वहां पे, आए दिन बायोकेमिस्ट्री पे इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें, लेकिन जीवन वही पहले अफोरिज्म में कि करा रहा। तो ये बोल रहा था कि परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द, रिस्टोरेशन, फिर रिस्टोर शब्द आया कि जिस रास्ते से हम अंधेरे में भटक रहे थे, जब हमें ज्ञान आ गया तो रास्ता वही आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो चीजें आपको नुकसान कर रही थी वही चीजें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी और जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। और removal and annihilation of the disease in its whole extent। कोई एक पार्ट को ठीक करने आप नहीं जा रहे, जीवन संयुक्त है। अस्तित्व का हर एक कण, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो जब चेंज होगा, जीवन बदलेगा, तो टोटल जीवन बदलेगा। तभी मानिएगा कि पेशेंट परमानेंट क्योर में जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि उसे सत्य मिल जाए तब वो क्योर होगा। सिर्फ सत्य मिलने पे ही क्योर नहीं होता, वो तो सबसे बड़ा क्योर है ही है। लेकिन जो साइकोलॉजी आपको एक इस जन्म में मिली हुई है, उस साइकोलॉजी को समझ के, उस जीवन को समझ के, उस लेवल पे जी के आप स्वस्थ हो जाएंगे परमानेंट। एनिहिलेशन बाय रूट, बीपी बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है? कहीं रीनल स्टेनोसिस तो नहीं है? कहीं हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड तो नहीं है? उसकी लाइफ की जब हिस्ट्री आप देखेंगे तो इस बीपी को कनेक्ट करेंगे, या कोई भी बीमारी, तो एक एक चीज जब ऊपर से आप हटाते जाएंगे, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, एक ऐसा समय आएगा जहां आपको पीछे लगेगा ओरिजिनल यही चीज। टोटल यहां तक इतना जब आप कंसीडर कर लेंगे, डॉक्टर साहब एक मकान ले लिया, बड़ा लोड आ गया है, बहुत सारी ईएमआई भरनी पड़ती है, जितना पैसा कमा रहा हूँ सब उसी में चला जाता है, और ज्यादा सोर्सेस से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, फैमिली बहुत बड़ी है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये सब जब चीजें जुड़ेंगी तो पता चलेगा कि इस रीजन से बीपी हाई हो रहा है। बीपी हाई क्यों हो रहा है? आपको जरूरत, पेशेंट इतना वर्कलोड जो उठाए पड़ा है, तो हार्ट तो ब्लड पहुंचाएगा बहुत तेजी से,
ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ बीपी की दवाई ले लेंगे तो आपका हार्ट तो स्लो हो जाएगा, लेकिन भाग आप उतना रहे तो फिर क्या होगा? किडनी फेल होएगी, क्योंकि किडनी को जरा सा भी ब्लड कम मिला तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन डैमेज हो जाती है। मैक्सिमम टाइम एलोपैथी से जब पेशेंट आते हैं लंबे समय तक या कम समय में हाई बीपी की दवाई खाने वाले किडनी फेल लेके चले जाते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि रिमूवल, एकदम से रिमूव कर देना, इनहेलेशन बाय रूट, बाय इट्स होल एक्सटेंट। बाहर एक फिजिकल दिख रहा है, भीतर एक मेंटल है, यही दोनों मिला के होल एक्सटेंट हो जाएंगे। पेशेंट की साइकोलॉजी उसका रूट है। उस रूट से जब सारी चीजें आप जोड़ लेंगे तो जब पेशेंट क्योर होगा तो ये सारी चीजें क्रमशः ठीक होंगी। रीस्टोरेशन धीरे धीरे जिस क्रम में आई थी उसी क्रम में वापस रिस्टोर होती चले जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं। आप देख रहे हैं, आपने पेशेंट को दवाई दी, पेशेंट आके बोल रहा है डॉक्टर साहब बड़ा आराम मिल गया, पेन में बड़ा आराम मिल गया, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो चीज आपने देखा था उस पेशेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है, जो उसकी होल बॉडी को गवर्न कर रहा है, उसमें आपको सुधार नहीं दिखा, उसकी साइकोलॉजी में आपको चेंज नहीं दिखा, तो आप समझ लीजिए कि आप उसके लिए और काम करने की जरूरत है, कहीं कहीं और मेडिसिन चेंज करने की जरूरत है। पेशेंट तो कह रहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है कि बस कुछ दिनों की बात, फिर परेशान हो। तो अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी को भी अगर आप ठीक करने जा रहे हैं तो सिर्फ एक रास्ता है कि उसे जीवन के पाथ पे आप लगा दीजिए, तभी मानिएगा वो ठीक हो रहा। ये डॉक्टर हनीमैन आगे बात करेंगे कि फॉलो अप में जब पेशेंट आएगा तो पेशेंट पहले कूल और काम होएगा, उसकी साइकोलॉजी चेंज होगी, तभी आप समझिएगा कि आपका क्योर सही दिशा में जा रहा। आगे लिखते हैं, इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल, शॉर्टेस्ट बहुत कम समय लगता है ठीक होने में, नहीं समझ आ रही है, नहीं मामला सेट हो रहा है, तो एक छोटी सी बीमारी इतना समय लगा देगी। इनसिक्योरिटी में पेशेंट जुटा रहेगा आपके पास, लगे कितना समय लग रहा है, लेकिन जो जीवन का सच है, जो रियलिटी है, उस रियलिटी को स्वीकार करते ही कहते नहीं प्रॉब्लम, जो समस्याएं थी जादू की तरह चली जाती है। इधर आप जागे नहीं उधर सवेरा हुआ। इसे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि होम्योपैथी, आपकी दवाई, आपकी केस टेकिंग सब कुछ फिट बैठ गया तो इतना आसानी से क्योर हो जाएगा, इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर जब बाद में जब बोलेगा वो पेशेंट तो आप उसे महसूस करेंगे, उसके विशेष को, उसकी पूरी सब कुछ जब चेंज होगा तो सब कुछ स्पष्ट दिखेगा कि रियली में इतना जल्दी, इतना आसानी से। और कभी कभी पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो कि ठीक नहीं हुआ है, उसे मत मान जाइएगा आप। डॉक्टर हनीमैन ने तो सेकेंड अफोरिज्म में लिखा है कि क्योर कैसा होना चाहिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कल उसे कैंसर हुआ था, आज बोला नहीं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप समझ गए ठीक हो गया तुरंत।
गहरे मीनिंग लिए हुए शब्द हैं सब, शब्द सब डेड है। लेकिन इन शब्दों के पीछे जब भी कोई आर्गनान को पढ़ेगा तो अपने जीवन का अनुभव उसमें डालेगा। जीवन शब्दों में डालने पड़ते हैं तभी उसके अर्थ समझ में आएंगे। इंसाइटेस्ट मोस्ट रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। पेशेंट को जब आप इस तरीके से देखेंगे, इस सच के साथ देखेंगे, इस सहजता के साथ देखेंगे, तो आपके ऊपर एक भरोसा आ जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज तक तो मुझे कोई सुनता ही नहीं था, आपने तो कम से कम डॉक्टर साहब हमें सुना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी बीमारी बताने की, लेकिन डॉक्टर लोग सुनते ही नहीं, तुरंत दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो रिलायबिलिटी, जो भी इस दुनिया में रियलिस्टिक चीज है, सच है, सब रिलायबल है। वो पूरे जहान तक वो बातें चली जाती हैं कि अब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया डॉक्टर आपके ऊपर भरोसा है, अब ठीक हो जाएगा। एंड मोस्ट हार्मलेस वे, वो जो राह होती है सच की, जब एक सच का हिट लग जाता है तो राह बड़ी आसान हो जाती है, उस रास्ते में फिर पेन नहीं आता। ऐसा नहीं बोल सकते को आप, जैसा कि एलोपैथी में होता है, कितनी सफरिंग से पेशेंट गुजरता है, फिर भी डॉक्टर वही मशीनी सोच लेकर के सब बेटर हो रहा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आप ठीक हो रहे हो, लेकिन सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफ पेशेंट के चेहरे पर सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि आज हमने होम्योपैथिक दवाई दी है तो कल तुम्हें बहुत नुकसान होगा तब तुम जाके एक दिन आएगा ठीक हो जाओ। हार्मलेस, कोई बहुत ज्यादा नुकसान करके आप नहीं ठीक होने वाले। बहुत इजी वे में चीजें चलती हैं। जो भी केस सहजता से क्योर होते हुए अभी तक देखे गए वो बहुत इजी वे में चलते हैं। अनइजिली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स, एक थ्योरी की बात मैंने पहले अफोरिज्म में करी थी, पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही। जहाँ पे मैंने आर्गनान की मीनिंग समझाई है तो वहां पे मैंने प्रिंसिपल की बात करी। प्रिंसिपल क्या है? ये ब्रह्मांड एक प्रिंसिपल पे चल रहा है। मेरे सामने कोई पेशेंट आया, बिना किसी प्रीरियर कॉन्सेप्ट के, बिना किसी ऑर्थोडॉक्स माइंड के, अगर मेरे अंदर वो कला है परसीव करने की, तो जो कुछ मैं ऑब्जर्व करूंगा, जो कुछ उस पेशेंट के लिए बताऊंगा, जहां पे उसके जीवन की दिशा, उसकी बीमारी सब ट्रांसफॉर्म होएंगी, बदलेंगे, वो जीवन उसका सहज होएगा, प्योर होएगा पेशेंट, वही प्रिंसिपल है। कोई कठिन बात नहीं होगी वहां पे कि ऐसी कोई बात बोली जा रही, जैसा कि पेशेंट होता है कि जब अपनी बीमारियों को लेके जब वो एक कहीं टोटल व्यू उसे नहीं मिल पाता है तो पेशेंट कंफ्यूज सा आता है कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा मामला। लेकिन जब आप इस वे में पेशेंट को देखते हैं
कोई बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किए बिना उसकी लाइफ को जब झांकते हैं, उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी यहाँ है, ये दवाई खाओ ठीक होगा, तो उसे एक ऐसा अंदर से फीलिंग एक ऐसी आ जाती है, उसके जीवन में ऐसी सहजता आ जाती है, उसके जीवन में आपसे बात करके उस डॉक्टर से, कि जैसे लगता है कि चीजें कितनी इजी हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद, इतनी आसानी से आपने समझा दिया। अभी तक तो लोग इसको ऐसा बनाए थे जैसे लगता था कि बस मर ही जाऊंगा। यही प्रिंसिपल है। सच का जो रियल रास्ता है वही प्रिंसिपल। और जो प्रिंसिपल के रास्ते पे आप चलेंगे, मोमेंट्री ऑब्जर्वेशन, करंट सिचुएशन, इतना गहरी दृष्टि है जीवन की कि करंट सिचुएशन देख के भी बहुत कुछ, एक दो पीढ़ी भी आप पेशेंट के जा सकते हैं, पीछे बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें थी, इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही। ये फैमिली का सिनारियो था, तुम्हारी फैमिली में चेतना का लेवल यहाँ अटका हुआ था। ये डॉक्टर को भी लगता है कि कितना आसान है, कोई बीमारी कॉम्प्लेक्स नहीं इस दुनिया में, जो समझ कर दे रहा है बस। होम्योपैथी ऐसी नहीं कि इसको समझाना बड़ा कठिन काम है, इसे इससे आसान कुछ नहीं। फिर यहाँ पूरा प्रोविजन नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन। पूरा कोशिश है अपने जीवन में जहां तक जो अनुभव आया उसको जोड़ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और इससे अच्छी भी चीजें हो सकता है कोई दे बताए, लेकिन जहां तक मेरी लाइफ का ऑब्जर्वेशन था, अनुभव था, एक समझ थी, मैंने आप सबके सामने रखा। कोई कमियां हो तो आप उसमें कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। इतने सब्र से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।